नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हरिपति स्टडी पे। दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इन चीज़ों को हम देख लेते हैं दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे मुगलों का पतन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम पढ़ेंगे मुगलों का पतन। देखिए, बहुत सारे जो अध्यापक हैं वो आधुनिक भारत का शुरुआत जो है वो यूरोपियों के आगमन से करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यूरोपियों के आगमन से हम शुरुआत कर सकते थे, लेकिन मुगलों के पतन को समझे बिना हम आधुनिक भारत के इतिहास को अच्छे तरह से समझने में हमें कठिनाई हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, हमें यहाँ जो है मुगलों का पतन पढ़ना अनिवार्य है। तो हम क्या पढ़ेंगे? मुगलों का पतन पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। उसके बाद यूरोपियों के आगमन के बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उदय। क्षेत्रीय राज्यों का उदय में जैसे हम पढ़ेंगे बंगाल, अवध, मराठा, पंजाब, मैसूर, राजपूत, ये किस तरह से मुगल्स का जो है वो पतन होता है, एक बड़े साम्राज्य टूटता है और उस बड़े साम्राज्य के टूटने से इन छोटे छोटे राज्यों का जो है वो उदय होता है। ये स्वतंत्र राज्य जो एक समय ये बंगाल, अवध जो है वो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, मुगल साम्राज्य का एक सूबा हुआ करता था, वो सूबा कैसे एक स्वतंत्र राज्य बनता है और उन स्वतंत्र राज्यों के उदित होने के बाद जो ये ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश कैसे इन राज्यों को जीतता है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और ब्रिटिश कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, ब्रिटिश अपने साम्राज्य के विस्तार में किन किन नीतियों का जो है वो उपयोग करते हैं, कौन कौन से वो नीतियाँ बनाते हैं। उन नीतियों में जैसे हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हम सहायक संधि को पढ़ेंगे दोस्तों। सहायक संधि के बाद हम पढ़ेंगे किसको? व्यक्तिगत का सिद्धांत, रिंग फेंस की नीति, हम इन सभी नीतियों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो ब्रिटिश शासन के पहले कैसे थी, मुगलों के समय में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था कैसे हो गई। इस बदलाव का जो है वो हमारे जो समाज है, हमारे देश है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका प्रभाव किसानों पर क्या पड़ा, जनजातियों पे क्या पड़ा या ज़मींदारों पे क्या पड़ा, हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति। 1857 या इससे पहले की क्रांति और इसके बाद की क्रांति को भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलन में हम दोस्तों पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय को हम पढ़ेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पढ़ेंगे दोस्तों, बरम पांडुरंग को पढ़ेंगे। विभिन्न हम दोस्तों क्या कहेंगे, समाज सुधारक के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम दोस्तों देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखेंगे उग्रवादी आंदोलन को देखेंगे, हम उग्रवादी आंदोलन को देखेंगे। उसके बाद हम गांधी युग को देखेंगे। गांधी युग में हम सत्याग्रह देखेंगे, किस तरह से सत्याग्रह देखेंगे, चंपारण देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ आंदोलन जैसे सभी चीज़ों को हम देखेंगे और हम आधुनिक भारत के इतिहास का संपूर्ण अध्ययन हम यहाँ करेंगे। तो दोस्तों, हम मुगलों के पतन से हम आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत जो हम करेंगे वो कहाँ से करेंगे? मुगलों के पतन से करेंगे दोस्तों। तो मुगलों के पतन तो चलिए हम मुगलों के पतन से हम अपने सिलेबस का शुरुआत करते हैं दोस्तों। मुगलों के पतन को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ को समझना हमारे लिए ज़रूरी है भी, नहीं भी, लेकिन हम समझ लेते हैं दोस्तों। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम इस युग को आधुनिक युग क्यों कहते हैं दोस्तों। इस युग को आधुनिक युग कहने के पीछे जो है ये कुछ कारण है, ये कुछ कारण मैंने दिए हैं। जैसे देखिए, राजतंत्र की समाप्ति होती है, दुनिया की नवीनतम शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, जिसमें हम समानता को देखते हैं, लोक स्वतंत्रता को देखते हैं, ये न्याय को देखते हैं। ये जो सभी हैं, ये क्या है? लोकतांत्रिक मूल्य है और इनका समावेशन जो है वो इस आधुनिक युग में होता है। इसीलिए हम इस युग को दोस्तों आधुनिक युग कहते हैं। एक धर्मतंत्र से क्या होता है कि हमें एक धर्मतंत्र से स्वतंत्रता मिलती है। जैसे देखिए, अगर हम शासन प्रणाली की बात करें दोस्तों, तो अभी तक विश्व में 3 तरह की शासन प्रणाली जो है वो देखी गई है। एक आता है राजतंत्र, क्या आता है दोस्तों? राजतंत्र। उसके बाद आता है धर्मतंत्र। ये जो दोनों हैं, ये दोनों बस समान ही है। इसमें बस फर्क इतना हो जाता है कि ये जो शासन प्रणाली है ये सिर्फ राजा के विवेक पे चलता है। ये राजा के विवेक पे चल रहा है। राजा जिस तरह की नियम कानून बनाएगा, जिस तरह के
नियम कानून व्यवस्थाएं बनाएगा, उस व्यवस्था से चलेगी। लेकिन इसमें जो है दोस्तों, धर्म तंत्र में जो दोस्तों धर्म का थोड़ा योगदान हो जाता है। इसका योगदान हो जाता है, धर्म का योगदान हो जाता है। जैसे हम देखें, आज अगर हम वर्तमान में बात करें तो ईरान में धर्म तंत्र है दोस्तों। पूरे भारत के मध्यकाल इतिहास को देखें दोस्तों, तो लगभग मध्यकाल का इतिहास जो है वो धर्म तंत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे ही मध्यकाल की जो शासन व्यवस्थाएं हैं दोस्तों वो चलाई गई है। और इसके बाद आता है दोस्तों, तीसरा नंबर दोस्तों आता है लोकतंत्र। यही लोकतंत्र जो है ये आधुनिक युग का जो ये जो शासन प्रणाली है, ये आता है लोकतंत्र दोस्तों। और इसी लोकतंत्र में हम देखते हैं कि नागरिकों को क्या मिलता है, अधिकार। ये नागरिक के इस दो शासन प्रणाली में दोस्तों नागरिकों का कोई चर्चा नहीं होता, नागरिक के अधिकारों की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम लोकतंत्र में आते हैं दोस्तों, तो नागरिक के अधिकार की बात आती है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, वोट देने का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार। ये तो जो सारे अधिकार है दोस्तों, ये आधुनिक युग के शासन प्रणाली लोकतंत्र में निहित है, राजतंत्र में नहीं है, धर्मतंत्र में नहीं है। तो इसीलिए हम इस युग को दोस्तों क्या कहते हैं, आधुनिक युग कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरुआत करते हैं मुगलों के पतन से। तो दोस्तों मुगलों के पतन से हम शुरुआत करने से पहले हम दोस्तों मुगल काल को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होगी, हमें थोड़ा सा मुगल काल पे चर्चा करना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो हम मुगल काल को देखते हैं। देखिए, मुगल की हम बात करें दोस्तों, तो मुगल का दो फेज दिखता है। एक फेज जिसमें इसका विकास हुआ, इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसका मुगल का जो होता है ये हम विकास को देखते हैं। और एक फेज देखते हैं दोस्तों जिसमें इसका पतन शुरू होता है। इसका क्या होता है, पतन का शुरुआत हो जाता है दोस्तों, पतन का क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। तो अगर हम विकास की बात करें तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि 1526 में, कब, 1526 में बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की जो है वो क्या होती है, स्थापना होती है। और अकबर के शासनकाल में दोस्तों, अकबर के शासनकाल में ये अपने शक्ति को, मतलब ये अपने शक्ति का जो है वो विकास करता है। और ये अकबर के शासनकाल में दोस्तों बहुत शक्तिशाली और संपन्न भी हो जाता है। इसके पास बहुत, इसकी जो अर्थव्यवस्था है सब दोस्तों ये बहुत मजबूत हो जाती है, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है, आर्थिक रूप से दोस्तों मजबूत हो जाता है अकबर के शासनकाल में। और हम औरंगजेब तक आते आते दोस्तों हम ये देखते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के शासनकाल में ये लगभग दोस्तों भारत के लगभग सभी हिस्सों पे इसका जो है वो अधिकार हो जाता है। और इसका जो साम्राज्य है वो अफगानिस्तान से लेके भारत के लगभग सभी मतलब सभी राज्यों पे हो जाता है। जैसे आइए दोस्तों हम इसको एक मैप में देख के समझते हैं। ये देखिए, ये जो है 1707 तक औरंगजेब का जो शासनकाल होता है वो 1707 में समाप्त हो जाता है। 1707 तक औरंगजेब ने इतने क्षेत्रों पे जो है वो अधिकार कर लिया था, इतने क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया था। अब सोचने की बात है दोस्तों कि जब औरंगजेब था तो औरंगजेब के शासनकाल में जब ये देखते हैं हम कि मुगल साम्राज्य का छलांग एकदम चरमोत्कर्ष पे है दोस्तों, ये अपने विकास के चरमोत्कर्ष पे है। इसका विकास मतलब इसके साम्राज्य का जो विस्तार है वो यहाँ तक हो जाता है, दक्षिण में यहाँ तक है, इधर पूरब में यहाँ तक है, पूरे बंगाल वगैरह पे। इधर पश्चिम में अगर हम देखें दोस्तों तो ये पूरा अफ़गानिस्तान का काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान के काबुल तक है। पूरा पाकिस्तान, वर्तमान का जो पूरा पाकिस्तान है वो सारे देश, इन सभी जगहों पे जो है वो साम्राज्य है किसका, मुगल का साम्राज्य स्थापित है। लेकिन ऐसी क्या घटना हो जाती है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका जो है वो पतन शुरू हो जाता है। इसका क्या शुरू हो जाता है दोस्तों, पतन शुरू हो जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, मुगल काल की हम जब बात कर रहे थे तो हम देख रहे हैं क्या दोस्तों, ये इसकी जो पतन की शुरुआत हो जाती है, तो ये पतन की शुरुआत जो हो जाती है वो कब से हो जाती है, 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है कब दोस्तों, 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल का जो है वो पतन का शुरुआत हो जाता है। ऐसा क्या कारण है कि 1707 के बाद मुगलों का पतन शुरू हो जाता है, लिए हम इसे देखते हैं और समझते हैं।
ये जो विकास का जो हम क्रम देख रहे हैं कि बाबर से शुरू होता है और औरंगजेब तक आते आते ये अपने चरमोत्कर्ष पे होता है। कहाँ होता है? अपने चरमोत्कर्ष पे होता है। हमने अभी मैप में देखा, इसका विकास जो है वो लगभग संपूर्ण भारत पे इसका जो है वो अधिकार हो जाता है। लेकिन औरंगजेब का जो शासनकाल होता है दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल का जो औरंगजेब का जो संबंध अगर हम देखें तो भारत के बहुत सारे लोगों के साथ, भारत के बहुत सारे शासकों के साथ, जैसे हिंदू शासक, मराठा हो गए, सिख हो गए, इनके साथ इसका संबंध जो था वो अच्छा नहीं था। ये सब पे अपनी मनमानी थोपना चाहता था। ये चाहता था कि सब मेरे कंट्रोल में रहे, ये किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहता था। लेकिन इससे पहले हम अगर अकबर की बात करें, हुमायूं की बात करें या शाहजहाँ की बात करें दोस्तों, तो ये सब ने जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके साथ समझौता किया था। राजपूतों के साथ उसके अच्छे संबंध थे और राजपूतों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण जो है वो मुगल साम्राज्य के विस्तार में वो मदद करते थे। वो दूरदर्शी और अच्छे नेता, अच्छे जो है वो अच्छे शासक थे और वो इनके मुगल साम्राज्य के विस्तार में वो मदद भी करते थे। लेकिन दोस्तों औरंगजेब जो है वो अपनी मनमानी थोपना शुरू जो कर दिया, जिसके कारण जो है वो सभी शासक जो है वो नाराज हो गए। औरंगजेब के शासनकाल में कुल 8 विद्रोह हम देखते हैं। 8 विद्रोह देखते हैं। इन विद्रोहों के कारण जो है वो साम्राज्य में क्या हो जाती है? अराजकता फैल जाती है। औरंगजेब अपने साम्राज्य में शांतिपूर्ण व्यवस्था नहीं बना पाता है। इसका कारण, लेकिन औरंगजेब शांतिपूर्ण व्यवस्था तो नहीं बना पाता है, लेकिन वो होता ताकतवर है। वो बहुत ताकतवर और मजबूत शासक नेता होने के कारण दोस्तों उसके शासन में तो मुगलों का पतन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु जो है वो 3 मार्च 1707 में अहमदनगर महाराष्ट्र में हो जाती है। देखिए उसके बाद जो है वो मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ को हमें और समझना चाहिए कि राजतंत्र में या धर्मतंत्र में, हम राजतंत्र में ये चीज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तराधिकार का नियम होता है कि भाई एक शासक मरेगा तो उसके बाद अगला शासक कौन होगा। क्योंकि आज की तरह तो वो लोकतंत्र थी नहीं कि हाँ भाई एक शासक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गए तो उनका फिर से चुनाव होगा और नए राष्ट्रपति बन के आएंगे। ये उस तरह की बात तो थी नहीं। बात ये थी कि भाई एक शासक की मृत्यु हुई तो अगला शासक कौन होगा। मुगल्स में हम देखते हैं कि इस नियम का अभाव होता है और ये नियम का जो अभाव है मुगलों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके 3 पुत्र होते हैं। उसके 3 पुत्र हैं, देखिए दोस्तों उसके 3 पुत्र हैं, कौन कौन से? मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इसके तीनों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है और ये दोस्तों उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है आज तक के मुगल साम्राज्य में हुए उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे भयानक होता है और सबसे लंबा चलता है। इस युद्ध में दोस्तों मुगलों का मतलब बहुत बड़ा जो है वो सैन्य क्षति होता है। क्या होता है? सैन्य क्षति। अधिकतर सैनिक मारे जाते हैं। अब सभी तो मुगल के ही सैनिक हैं। देखिए मुअज्जम जो है वो काबुल का गवर्नर है, आजम है वो गुजरात का गवर्नर है और कामबख्श जो है वो बीजापुर का गवर्नर है। और इन तीनों के बीच में क्या होता है? उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो जाता है। ये उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में जो है ये है मुअज्जम जीत जाता है। कौन जीत जाता है दोस्तों? मुअज्जम जीत जाता है। ये उत्तराधिकार के युद्ध में दोस्तों इतने मतलब लीन हो जाते हैं कि औरंगजेब के शव को दफनाने के लिए कोई नहीं जाता है और औरंगजेब का दोस्तों शव जो है वो 3 दिनों तक यूं ही पड़ा रहता है। अब सोचिए मुगल साम्राज्य के शासक, इतने बड़े शासक का शव 3 दिन तक पड़ा रह जाए सिर्फ एक कारण के कारण, वो है क्या? उत्तराधिकार का सही नियम का नहीं होना। और ये जो कारण है दोस्तों मुगलों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि देखिए आप यहाँ क्या होता है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा है और ये युद्ध कैसा है? गृह युद्ध है। तो इस गृह युद्ध में जो है वो सारी अपनी शक्तियाँ जो है वो आपस में लड़ के अपने आप को क्या कर रही है? कमजोर कर रही है। तो मुगल काल में हम ये देख रहे हैं कि एक मुगल काल का क्या है? विकास का क्रम। किसी भी साम्राज्य का हो या किसी भी व्यक्ति का हो, तो हम हमेशा देखते हैं दोस्तों, अपने जीवन में भी देखते हैं कि हमारे जीवन में एक विकास का क्या आता है? एक फेज आता है। उसके बाद क्या होता है? उसके पतन का फेज आता है, फिर उसके विकास का फेज आता है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि मुगलों में क्या होता है कि एक बार जब
ये अपने विकास के चरमोत्कर्ष पे पहुंच तो जाती है, लेकिन जब इसका पतन शुरू होता है तो इसके बाद कोई भी ऐसा एक योग्य शासक नहीं आएगा जो इसकी रिकवरी करेगा और इसका फिर से विकास करेगा। और दोस्तों, इसका जब पतन शुरू होता है और इसका पतन जो है इसका पूरा का पूरा समापन कर जाता है और भारत से मुगल साम्राज्य का जो है वो नामो निशान मिट जाता है और एक नई शक्ति आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश। दोस्तों, इसके बाद मुगल साम्राज्य की समाप्ति के बाद एक नया शासक आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो पूरे संपूर्ण भारत पर क्या करता है, अधिकार करता है। इसे हम देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुगलों के पतन। तो मुगलों के पतन में हमने अभी क्या समझा, मुगल साम्राज्य को समझा। हमने देखा कि भाई 1526 में किसकी स्थापना हुई, मुगल की। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। अकबर के शासन काल में क्या आता है दोस्तों, अकबर के शासन काल में जो मुगल साम्राज्य है वो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और संपन्न हो जाता है। औरंगजेब के शासन काल में ये अपने चरमोत्कर्ष पे होता है। मुगल का जो विस्तार है, साम्राज्य का जो विस्तार है वो अपने चरमोत्कर्ष पे होता है। वही मैंने आपको मैप में दिखाया कि साम्राज्य मुगल का जो साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। लेकिन हमने आपको ये भी बताया कि औरंगजेब जो है वो शरीयत कानून को लागू करना चाहता था। किस कानून को लागू करना चाहता था, शरीयत कानून को। और इसी के कारण जो है इसका जो विवाद जो है वो हिंदू शासक जैसे राजपूतों के साथ इसका विवाद हो गया। इसका जो है वो नीति जो था, इसके नीति में जैसे आता है जजिया कर। ये जजिया जो है ये दोस्तों, ये जजिया जो कर होता है, ये कर जजिया कर या तीर्थ यात्रा कर, ये जो जजिया कर वसूला जाता था दोस्तों, ये हिंदुओं से वसूला जाता था। तो इस तरह का जो इसका नीति था, ये नीति के कारण जो है ये राजपूतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर देता था। ये मराठों से जो है वो समझौता करने के बजाय दोस्तों ये उसे युद्ध में हराना चाहता था। और मराठे तो इससे युद्ध में पूरी तरह से हारे नहीं, लेकिन इनको बहुत क्षति पहुंचाई। तो इन सभी चीज़ों में हम देखते हैं इसने सैन्य जो है ये इसके सैन्य अभियान इतने हुए दोस्तों कि उस सैन्य अभियान में जो है वो मुगलों का जो आर्थिक स्थिति है वो एकदम डगमगा गई। वो आर्थिक शक्तिशाली और संपन्नता जो अकबर के हम युग में देखते हैं वो औरंगजेब के शासनकाल में आके वो समाप्त हो जाती है। और जब औरंगजेब की मृत्यु होती है दोस्तों, तो उसकी मृत्यु के बाद राष्ट्रीय खजाना में जो मुगल का जो खजाना होता है दोस्तों, मुगल के खजाना में महज 23 करोड़ रुपए बचे होते हैं। तो सोचने की बात है कि इसने युद्ध में अपने कितने संसाधन को नष्ट किया। और तब जैसे ही मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि मुगलों का जो एक दूसरा एज आता है इसका, जहाँ से मुगलों का जो पतन शुरुआत होती है, हम इसको बोलते हैं उत्तर मुगल काल। हम इसको क्या बोलते हैं, उत्तर मुगल काल। तो उत्तर मुगल काल की हम बात जब करते हैं तो उत्तर मुगल काल में हम देखते हैं, उत्तर मुगल काल में हम देख लेते हैं एक बार सरसरी निगाह में हम देख लेते हैं कि कितने शासक आए और गए। उत्तर मुगल काल में हम देखते हैं कि उत्तर मुगल काल के जो ये महत्वपूर्ण जो शासक हैं, इनकी अगर हम बात करें तो बहादुर शाह प्रथम है। कौन है दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम। इसका शासनकाल 1707 से 12 तक आता है। जहांदार शाह है 1712 से 13। उसके बाद आता है फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। उसके बाद आता है बहादुर शाह द्वितीय। और इस तरह से 1707 से उत्तर मुगल काल शुरू होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है, 1857 तक। दोस्तों 1857 के बाद तो मुगल काल का जो है वो अंतिम रूप से मुगल का नामो निशान जो है वो मिट जाता है। लेकिन दोस्तों हम देखें कि मुगल का जो पतन है वो यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो हम सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। हमने आपको बताया था कि हमेशा से जैसे ही एक शासक की मृत्यु होती थी तो उसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता था, और उस उत्तराधिकार के युद्ध में जो जीतता था वो भारत का क्या बनता था, वो मुगल शासक बनता था। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो उनके तीनों जो पुत्र होते हैं, कामबख्श, आजम और मुअज्जम, तीनों के बीच में क्या हो जाता है, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। उत्तराधिकार का जो वो युद्ध होता है उसको हम बोलते हैं, किस युद्ध के नाम से जानते हैं उसे दोस्तों, हम
जजाऊ का युद्ध बोलते हैं उसे। जजाऊ या जाजों के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। तो 1707 में जजाऊ का युद्ध होता है और उस युद्ध में कौन जीत जाता है दोस्तों? बहादुर शाह प्रथम। और ये जो युद्ध होता है किन के बीच होता है? तो ये होता है बहादुर शाह प्रथम, जिसका नाम होता है क्या? मुअज्जम। तो मुअज्जम, कामबख्श और आजम के बीच में ये युद्ध होता है। कामबख्श उस युद्ध से क्या हो जाता है? वो युद्ध से भाग जाता है और उस युद्ध में, और वो जो युद्ध होता है वो मुअज्जम और आजम के बीच होता है और इसमें आजम क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। मुअज्जम क्या होता है दोस्तों? वो जीत जाता है। तो मुअज्जम युद्ध में जीत जाता है और वो अपने बहादुर शाह के नाम से दोस्तों, किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से गद्दी पे बैठता है। और ये क्या? शाह आलम की, ये क्या दोस्तों? शाह आलम की उपाधि धारण करता है। किसका उपाधि धारण करता है दोस्तों? शाह आलम का। शाह आलम की उपाधि धारण करता है। दोस्तों ये क्या करता है कि ये जो औरंगजेब की जो नीतियाँ होती हैं, जो मराठा के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं होते हैं, राजपूतों के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं होते हैं, सिखों के साथ उसके संबंध नहीं होते हैं, तो ये उस समय क्या, उस समय तो ये गवर्नर होता है, काबुल का गवर्नर रहता है। इसको पता होता है कि हमारे फादर ने क्या क्या गलती की है और कि इस गलती के कारण जो है वो हमारे साम्राज्य में जो है वो अराजकता फैल गई है। तो जैसे ही इसका शासनकाल आता है तो ये सबसे पहले ऐलान करता है कि भाई हम औरंगजेब की नीतियाँ जो है भी है हम उसको समाप्त करेंगे और हम नीतियों को और हम लोगों के साथ जो है वो हम मुख्य शासकों के साथ हम क्या करेंगे? समझौता का जो है वो नीति अपनाएंगे। तो इसके तहत ये क्या करता है कि इसने औरंगजेब की नीतियों को क्या करता है दोस्तों? परिवर्तित करता है। औरंगजेब की नीतियों को परिवर्तित करता है, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं मराठा नीति। मराठा नीति में ये क्या करता है दोस्तों कि मराठा जो शासक होते हैं उसका जो राजकुमार होता है उसका नाम होता है साहू। साहू दोस्तों, यहाँ शाह हो गया दोस्तों, इसे हम शाह नहीं कहेंगे दोस्तों, हम ये कहेंगे साहू। साहू 18 वर्ष से जो है वो मुगल कैद में रहता है। उसको क्या करता है? सबसे पहले ये आज़ाद करता है और उसको दक्कन में चौथ, और उसको कहता है कि भाई तुम जाओ और दक्कन में चौथ एवं सरदेश मुखी वसूलने का क्या करता है? उसको अधिकार देता है। देखिए ये जो चौथ होता है दोस्तों, ये चौथ जो हुआ, चलिए हम थोड़ा सा चौथ के बारे में समझ लेते हैं। चौथ का मतलब होता है कि उपज का 1/4। उपज का 1/4 मतलब कि उपज का जो ये 1/4 मतलब 25%। अगर कोई किसान जो है वो 100 kg अनाज उत्पादन करता है तो उसको कितना मिलेगा? 25 kg उसको उत्पादन जो है वो टैक्स के रूप में, कर के रूप में देना पड़ेगा। और एक आता है सरदेश मुखी। सरदेश मुखी जो है दोस्तों, ये जो सरदेश मुखी है, ये सरदेश मुखी होता है वो 1/10 होता है, उपज का 1/10 होता है। तो ये जो उपज का 1/10 है, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई किसान जो है वो 100 kg अगर उत्पादन करता है तो उसे 10 kg, उसको 10 kg कितना देना होगा? कर के रूप में देना होगा। देखिए ये खास बात है दोस्तों कि ये जो सरदेश मुखी है, ये जो है मराठा, ये अपने क्षेत्र में, ये जो मराठों का जो अपना आधिपत्य का क्षेत्र होता है, जिन पे उनका अपना अधिकार होता है, उस क्षेत्र पे वो सरदेश मुखी वसूलते हैं। लेकिन जहाँ उनका अधिकार नहीं होता है वो वहाँ क्या वसूलते हैं? चौथ वसूलते हैं। और ये जो चौथ वसूला जाता था, ये चौथ वसूला जाता था सिर्फ इस बात से कि हम आपके क्षेत्र पे, क्या हम आपके क्षेत्र या राज्य पे आक्रमण नहीं करेंगे, हमारे आक्रमण से बचने के लिए आप अपनी सुरक्षा के लिए हमें क्या देंगे? चौथ देंगे। तो ये जो कर है, इन्हीं करों के माध्यम से जो है वो मराठा अपने विकास करते हैं। तो चलिए, तो हम चौथ को, सरदेश मुखी को हम क्या कर लिए? समझ लिए। अब देखते हैं हम दोस्तों, मराठा नीति में हमने देखा कि उसने क्या किया? साहू को क्या किया? कैद से रिहा कर दिया। साहू गए, कैद से रिहा कर दिया, फिर साहू चले गए अपने दक्कन में, और दक्कन में जाके उन्होंने अपना जो है वो मराठा साम्राज्य का फिर से विस्तार शुरू करते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों राजपूत नीति। राजपूत नीति में बहादुर शाह ने क्या किया कि उसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। अब जैसे आपको मैंने बताया कि औरंगजेब जो है वो राजपूतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, तो ये कहा कि भैया हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और उस समय के जो दो प्रसिद्ध
तो जो है वो सबसे प्रसिद्ध और ताकतवर जो थे, वो शक्तिशाली जो थे, वो राजपूत शासक थे। क्या थे वो? एक है राजा जयसिंह। क्या है? राजा जयसिंह। वो कहाँ के राजा थे? आमेर के। और एक थे राजा अजीत सिंह। अजीत सिंह कहाँ के राजा थे? वो मारवाड़ के थे। ठीक है दोस्त, इनके साथ उसने समझौता किया, शांति समझौता किया। उसके बाद आता है जाट नीति। जाट नीति के तहत उसने क्या किया कि उस समय के जो प्रसिद्ध जाट शासक थे बदन सिंह एवं चूड़ामन, उसके साथ उसने शांतिपूर्ण नीति अपनाई, उसके साथ उसने शांतिपूर्ण समझौता किया। उसके बाद आता है धार्मिक नीति। धार्मिक नीति में उसने क्या किया? जजिया कर एवं तीर्थ कर को हटा दिया, जिससे हिंदुओं को संतुष्ट किया जा सके। उसके बाद उसने गौ हत्या पे प्रतिबंध, गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दिया, ताकि इस नीति से, धार्मिक नीति से उसने क्या किया? हिंदू जो बहुसंख्यक थे, उसने हिंदुओं को खुश करने का प्रयास किया। उसने क्या किया? हिंदुओं को खुश करने का प्रयास किया। जाट नीति के तहत उसने जाटों के साथ समझौता किया। राजपूत नीति के साथ उसने राजपूतों के साथ समझौता किया। मराठा नीति में हमने देखा कि उसने किस तरह से साहू को कैद से रिहा किया और उसके साथ समझौता किया। उसने, अगर देखा जाए तो, जो मतलब औरंगजेब की नीति के कारण जितनी अराजकता फैली थी, उसे लगभग शांत करने का वो प्रयास किया। सिख नीति में हम देखते हैं दोस्तों, इस सिख नीति में उसने गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब दिया, पंजाब में सिखों को अधिकार दिया, और इस तरह से उसने सिखों के साथ समझौता किया। उसने सिखों के साथ जो क्या है, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि वो क्या करता है कि मतलब वो बहुत विभिन्न जितने भी औरंगजेब की जो गलत नीतियाँ थी उसको उसने बदल के शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, ताकि हम साम्राज्य को अस्थायित्व दे सके, जो साम्राज्य में अराजकता फैली है उसको ख़त्म कर सके। लेकिन क्या कहते हैं ना दोस्तों कि ये जो ना इतिहास को मंजूर नहीं था, ये समय को मंजूर नहीं था। वो तो 63 साल की उम्र में बहादुर शाह प्रथम जो है वो 63 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में दोस्तों? ये 63 साल की उम्र में, रिटायरमेंट के एज में ये शासक बनता है। अब एक व्यक्ति जो रिटायरमेंट के एज में शासक बने, वो क्या करेगा? कितना दिन तक वो शासन कर पाएगा? उसके वो उतना शक्तिशाली नहीं रह पाता है, उसके अंदर वो क्षमताएं नहीं होती हैं जो एक जवान व्यक्ति के पास होता है। तो बहुत सारी उसकी अपनी जो है वो आयु के कारण उसकी अपनी समस्याएं हैं। फिर भी उसने भरसक प्रयास किया साम्राज्य को अस्थायित्व देने का। इसमें उसने राजपूत नीति अपनाई, मराठा नीति अपनाई, जाट नीति अपनाई, धार्मिक नीति अपनाई, ताकि हम इसके शांति व्यवस्था को कायम कर सकें। अब उसने क्या किया? सिख नीति में उसने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब दे दिया। चलिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं, देखते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। ये सिखों के अंतिम एवं 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इसके बाद इन्होंने गुरु प्रथा को बंद कर दिया और उसके जगह पे, गुरु के जगह पे इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को रखा और कहा कि अब से सिखों का जो गुरु होगा वो ये ग्रंथ ही होगा। इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा पंथ के अंतर्गत इन्होंने क्या दिया? 5 के मतलब 5 का, जिसको हम बोलते हैं पंचककार। पंचककार का सिद्धांत दिया। उसके अंतर्गत एक सिख को, जो एक वास्तविक सिख है, ये खालसा का मतलब होता है दोस्तों, खालसा का मतलब होता है प्योर। खालसा का मतलब क्या होता है? प्योर। तो उनके अनुसार, गुरु गोविंद सिंह के अनुसार अगर हम देखें तो उनका कहना है कि जो प्योर होगा, जो मतलब सही रूप में जो सिख होगा, उसको ये 5 चीज़ें रखनी होगी। क्या? केस, मतलब बड़ा बड़ा केस रखना होगा, कड़ा पहनना होगा, कंघा रखना होगा, कृपान, जो वो अपने कमर के पास जो एक छोटा सा चाकू के जैसा होता है वो कृपान रखना होगा, और एक वस्त्र, कच्छा मतलब वस्त्र धारण करना, तो एक प्रॉपर वस्त्र धारण करना होगा। तो ये 5 चीज़ें जो है वो एक सिख के पास क्या होनी चाहिए दोस्तों? ये होनी चाहिए। उसके बाद इन्हीं मतलब जो ये जो पंचककार को जो मानने वाले, फॉलो करने वाले जो सिख हैं दोस्तों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मुंडा पंजाबी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? मुंडा पंजाबी कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जो शिष्य थे वो क्या, कौन थे? बंदा बहादुर जो हैं इनके शिष्य थे। 1707 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है दोस्तों, एक अफगान जो है, नादेर महाराष्ट्र का एक जगह है, नादेर में एक अफगान ने क्या किया दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी।
इनके मृत्यु के बाद दोस्तों मुगल के साथ फिर जो गुरु ये सिखों का जो जो संबंध है वो फिर से बिगड़ जाता है। और उसके बाद जो है वो बंदा बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य होते हैं वो मुगलों के विरोध में हो जाते हैं, उसके आलोचक हो जाते हैं और उनसे उनका संघर्ष शुरू हो जाता है। और यही संघर्ष जो है दोस्तों बंदा बहादुर के साथ जो संघर्ष शुरू होता है बहादुर शाह का, यही उनकी मृत्यु का कारण बनता है। लोहगढ़ का युद्ध होता है दोस्तों 1712 में। 1712 में कौन सा युद्ध होता है? लोहगढ़। लोहगढ़ के युद्ध में दोस्तों क्या होता है, बंदा बहादुर और बहादुर शाह प्रथम के बीच में लोहगढ़ का युद्ध होता है 1712 में। उस युद्ध में बंदा बहादुर तो हार जाता है, बहादुर शाह प्रथम जीत जाते हैं, लेकिन वो हो जाते हैं घायल और उसी घाव के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो हमने गुरु गोविंद सिंह तो हमने देखा अभी बहादुर शाह प्रथम के बारे में कि उसने किस तरह से जो है अंग्रेजों की जो खराब नीति थी उस नीति को बदलने का भरसक प्रयास किया और अपने साम्राज्य को स्थायित्व देने का, अराजकता को ख़त्म करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा नहीं हो सका उसके शासनकाल में, क्योंकि वो उसकी जो शासन है वो लंबे समय तक नहीं चल पाया और वो महज 5 साल के शासन के बाद वो जो है वो मृत्यु हो गई उसकी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि वो तो शांतिपूर्ण व्यवस्था तो देखना चाह रहा था साम्राज्य में, लेकिन वो शासन और प्रशासन के कामों में जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। शासन प्रशासन का जो कार्य है वो अपने दरबारियों पे छोड़ दिया, दरबारी जैसे काम करना चाहे वैसे कर रहे थे। इसी के कारण जो है उसके जो समकालीन एक लेखक है उनका नाम है खफी खां। क्या नाम है? खफी खां। उनका एक पुस्तक है मुंतखाब उल लबाब। मुंतखाब उल लबाब में उन्होंने बहादुर शाह को शाही बेखबर कहा, क्योंकि ये जो शाह है, ये जो शासक है, ये शासन और प्रशासन के कार्यों से तो अपने आप को अलग रख रहा है। भले औरंगजेब की जो नीतियाँ हैं, खराब नीतियाँ थी, उसको बदलने का भरसक प्रयास किया, इसने साम्राज्य को अस्थायित्व देने का भरसक प्रयास किया, विद्रोहों को समाप्त करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जो ये शासन प्रशासन के कार्य हैं उससे ये एकदम बेखबर था। इसी के कारण खफी खां ने इसको क्या कहा, इसको शाहे बेखबर की उपाधि दी। कहा कि भैया ये शाहे बेखबर है। और इसके खफी खां ने ये जो शब्द लिखे हैं वो किस किताब में लिखे हैं? मुंतखाब उल लबाब। इनका किताब है खफी खां का। ये जो खफी खां है वो औरंगजेब के ही शासनकाल के, औरंगजेब के ही काल से ये अपना किताब लिख रहे थे मुंतखाब उल लबाब। और आगे भी लिखा। दूसरा एक जो लेखक हैं, जो एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है सर सिडनी ओवन। सर सिडनी ओवन ने कहा कि औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल काल में एक बहादुर शाह ही एक ऐसा शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं। ये तो इसके बाद जो आएंगे वो नमूने आएंगे दोस्तों, वो ऐसे ऐसे नमूने आएंगे कि उसकी चर्चा ही नहीं कर, मतलब उसके बारे में क्या कहना। वो मतलब उन्होंने जो मुगलों का शान और शौकत था, जो मुगलों का आन बान शान था, उनमें उसके लिए वो कलंक साबित हुए और उनके बहुत आन बान शान में बट्टा लगाया। उनके आन बान शान जो विश्वविख्यात था, मुगल साम्राज्य का जो आन बान शान उसकी संपन्नता थी वो विश्वविख्यात था दोस्तों। मुगल काल में जब मुगल शासक जब अपने दरबार में आते थे तो दरबार सुन्न हो जाता था, एकदम शांत हो जाता था। जैसे ही दरबार में खबर पहुंचती थी कि शासक आ रहे हैं तो दरबार में एकदम शांति छा जाता था। इतनी शांति, इतनी आन बान शान थी मुगलों का। लेकिन उन सभी आन बान शानों में चूना लगाने का काम जो है ये उत्तर मुगल काल के शासक करते हैं, क्योंकि ये अयोग्य होते हैं दोस्तों। ये शासक जो होते हैं ये कैसे होते हैं? अयोग्य शासक होते हैं। इनमें दूरदर्शिता नहीं होती है, इनमें राजनीतिक जो उत्कृष्टता होनी चाहिए वो राजनीतिक उत्कृष्टता नहीं होती है, ये सशक्त नहीं होते हैं, ये ताकतवर नहीं होते हैं। इनमें जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, एक शासक के अंदर क्या होना चाहिए? डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, वो दूरदर्शी तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सके। ये सारी चीज़ों की कमी देखी जाती है उत्तर मुगल काल के शासकों में। तो सर सिडनी ओवन ने क्या कहा कि ये अंतिम मुगल शासक हैं जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द जो है दोस्तों वो कहे जा सकते हैं, नहीं तो इसके बाद तो
तो हमने आपसे लोगर के युद्ध के बारे में भी चर्चा किया था कि 1712 में लोगर का युद्ध होता है, जिसमें बंदा बहादुर क्या होते हैं, पराजित तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें बहादुर शाह जफर जो है वो दोस्तों घायल हो जाते हैं और इसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद का जो के बाद जो शासक आते हैं दोस्तों, इसके बाद के जो शासक हैं दोस्तों, उनके बारे में हम दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।